चलिए कोई नहीं, देखिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। स्टार्ट करें विद आवर फ्लैश नोट। नंबर 2 है, 3 है, 1 है, आई थिंक 3 है ना। तो देखो लास्ट क्लास मैंने आपको बोरेक्स के बारे में बताया था और मैंने आपको बताया था कि बोरेक्स क्या होता है। तो आप सभी देख चुके हैं कि बोरेक्स जो है, यहां पर एक टेस्ट होता है, उसे हम बोलते हैं बोरेक्स बीड टेस्ट। ठीक है, तो ये जो आपका बोरेक्स बीड टेस्ट है, ये बेसिकली किसके काम में आता है? दिस टेस्ट यूज्ड टू डिस्टिंग्विश, या यूज टू रादर आप लिखो आइडेंटिफाई, इज यूज टू आइडेंटिफाई ट्रांजिशन मेटल आयंस। ठीक है, तो ट्रांजिशन मेटल आयंस को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग इस टेस्ट को काम में लेते हैं, हम लोग बोरेक्स बीड टेस्ट के नाम से जानते हैं। अगर आप बोरेक्स बीड टेस्ट को देखो तो इस टेस्ट के अंदर हम लोग क्या करते हैं, Na2B4O7.10H2O को लेते हैं। इसको जब हम हीट करते हैं तो पहले तो इसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लूज होता है, मतलब आपको यहां पर मिलता है Na2B4O7। ठीक है, और फिर आप जब इसको और स्ट्रांगली हीट करते हो तो आपको मिलता है ये एक मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स NaBO2 प्लस B2O3। तो देखो होता क्या है, ऑन हीटिंग बोरेक्स swells up into a glassy transparent mass called borax bead। तो देखो आप बोरेक्स को जब हीट करते हो तो ये पहले अपना वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लूज करता है, और लूज करने के बाद ये एक ग्लासी ट्रांसपेरेंट गोले में मास में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम लोग बोरेक्स बीड के नाम से जानते हैं। और आपको ध्यान रखना है ये कॉम्पोजिशन, ये बोरेक्स बीड का कॉम्पोजिशन है। डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है, इसे जरूर 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 याद रखें, NaBO2 प्लस B2O3 ये आपके बोरेक्स बीड का कॉम्पोजिशन है। सही है, तो आज का फ्लैश नोट बस यही रखेंगे, आपको ये पता होना चाहिए कि बोरेक्स बीड क्या होता है और बोरेक्स बीड कैसे फॉर्म होता है। चलिए इसको सीखने के बाद हम चलते हैं आगे। जहां तक मुझे याद है लास्ट क्लास मैंने आपको STP से हम कैसे वॉल्यूम मोल्स ये सब कैलकुलेट करते मैंने आपको सिखा दिया था, है ना। और आज हम वहीं से आगे बढ़ने वाले हैं। तो मैंने अब तक आपको मोल कैलकुलेट करने के 3 फॉर्मूले सिखा दिए हैं। तो मोल्स आप 3 चीजों से कैलकुलेट कर सकते हो। पहला, आप मोल्स कैलकुलेट कर सकते हो मास से। ठीक है, तो मैंने आपको सिखाया था कि अगर आपको मास से मोल्स निकालना है तो आप डिवाइड बाय क्या कर दोगे, मोलर मास। और अगर आपको मोल्स से मास निकालना है तो आप इनटू क्या कर दोगे, मोलर मास। दूसरा, मोल्स आप कैलकुलेट कर सकते हो वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP से। तो अगर आपको गैस का वॉल्यूम STP पर पता है तो आप मोल्स से गैस का वॉल्यूम निकाल सकते हो, वॉल्यूम से गैस के मोल्स निकाल सकते हो। वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP से अगर आप मोल्स निकालना चाहते हो तो आप डिवाइड बाय 22.7 करोगे, और मोल्स से अगर आप वॉल्यूम ऑफ गैस निकालना चाहते हो तो आप मल्टीप्लाई बाय 22.7 लीटर्स करोगे। सिमिलरली आप चाहो तो आप मोल्स कैलकुलेट कर सकते हो नंबर ऑफ पार्टिकल्स से, यानी नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस कुछ भी हो सकते हैं। तो अगर आप नंबर ऑफ पार्टिकल्स से मोल्स निकालना चाहते हैं तो आप डिवाइड कर देंगे Na से, और अगर आप मोल्स से नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालना चाहते हैं तो आप मल्टीप्लाई कर दोगे Na से। तो इस तरह से आप
मोल के ये तीन मेजर फॉर्मूले हैं, आपको इनको आपस में रिलेट करना पड़ सकता है। कभी वो आपको मास दे देगा, मास से नंबर ऑफ पार्टिकल्स या वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी पूछ सकता है। आपको वॉल्यूम ऑफ गैस दे देगा, उससे मास या फिर नंबर ऑफ पार्टिकल पूछ सकता है। तो इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं और देखते हैं किस किस तरह के क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन इज कैलकुलेट द number of atoms present in 1.135 liter CO2 gas at STP। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, what mass of SO3 gas will occupy 672 milliliter at 1 atm and 273 केल्विन। ये दो क्वेश्चंस आपके सामने, इनको सॉल्व करो और आंसर दो। देखते हैं आप इन क्वेश्चंस का सही आंसर निकाल पाते हो या फिर नहीं। चलो भैया डिस्कस करते हैं। पता नहीं क्या चल रहा है, आप लोग जवाब नहीं दे रहे हो, क्यों? देखो इस क्वेश्चन में क्या है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 1.135 लीटर CO2 गैस एट STP। तो आपको CO2 गैस का वॉल्यूम दिया हुआ है STP पर। अब आपको नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं, तो सबसे पहले आपको क्या निकालने पड़ेंगे, नंबर ऑफ मोल्स। तो आप यहां से निकालो मोल्स ऑफ CO2 गैस। कैसे निकालोगे, इसका वॉल्यूम 1.135 डिवाइडेड बाय, क्योंकि STP पर वॉल्यूम दिया है तो आप इसे करोगे डिवाइड बाय 22.7। अब ध्यान देना, ये भी लीटर और ये भी लीटर, दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए। अब यहां आप देखो 11.35 22.7 को 2 टाइम्स कैंसिल करता है, तो यहां से आपको इसके 1/20 मोल्स मिलेंगे, जिसको आप चाहो तो 0.05 मोल लिख सकते हो। तो आपके पास 0.05 मोल CO2 है। ये तो CO2 के मोल्स हैं। आपको निकालना है नंबर ऑफ एटम्स। तो देखो एक मॉलिक्यूल में 3 एटम्स हैं, तो इसको इंटू 3 कर दो, तो आपके पास 0.15 मोल एटम्स हो जाएंगे। बताओ मोल से नंबर निकालने के लिए क्या करेंगे, इंटू Na। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो 0.15 Na एटम्स आ जाएगा। तो इस तरह से आपके पास CO2 के 0.15 Na एटम्स प्रेजेंट होंगे। कर सकते हैं इस तरह। देखो नेक्स्ट, व्हाट मास ऑफ SO3 गैस विल ऑक्यूपाई 672 ml एट 1 atm 273। मतलब अगर मैं क्वेश्चन की लैंग्वेज को सॉर्ट करूं, है ना, अगर आप लोग कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे ग्रुप पे ही बता सकते हो। मुझे से लग रहा है कुछ चैट में प्रॉब्लम आ रही है, ये ग्रुप पे मैसेज कर देना। आपको 1 atm 273 पर गैस का वॉल्यूम दिया है और आपको इसका मास निकालना है। तो फिर से देखो, इस डेटा से अगर हम प्रोसेस करें, 1 atm 273 पर गैस का वॉल्यूम दिया है, तो सबसे पहले हम इस गैस के मोल्स निकाल सकते हैं, मोल्स ऑफ SO3। कैसे निकालोगे SO3 का वॉल्यूम? तो वॉल्यूम कितना है SO3 का, 672 ml, और उसको आप डिवाइड कर दोगे 22.4 लीटर से। क्यों? क्योंकि ये 1 atm 273। अब ध्यान से देखना, ये मिलीलीटर और ये लीटर, तो बहुत नाइंसाफी है, दोनों की यूनिट क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस 22.4 लीटर को बदलेंगे मिलीलीटर्स में, तो हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये इतना ml बन जाएगा। अब आप इसे सॉल्व कर लो। देखो एक पॉइंट से एक जीरो गया, ये इसको 3 बार कैंसिल करेगा, तो 3/100 यानी आपके पास हो गए 0.03 मोल। तो आपके पास 0.03 मोल SO3 है और आपको इस SO3 का मास निकालना है। आप इसे इनटू मोलर मास कर दो, इसका मोलर मास आता है 80 ग्राम। तो जैसे करोगे ये आ जाएगा 0.03 है, 80 इंटू 3 240/100, 2.4 ग्राम। मल्टीप्लाई करना आप सभी को आता है, आराम से मल्टीप्लाई कर लो। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कितना होगा, 2.4 ग्राम्स होगा। बोलो क्लियर है, समझ में आ रहा है सभी लोगों को? तो बहुत सिंपल है, वो आपसे ऐसे ही उल्टे सीधे क्वेश्चन बनाता रहेगा, कभी मास दे देगा, वॉल्यूम पूछ लेगा, कभी नंबर ऑफ एटम्स देके वॉल्यूम पूछ लेगा। जैसे मैं आपसे एक और क्वेश्चन बोलूं,
है ना। यहीं पे एक और क्वेश्चन करते हैं कि व्हाट वॉल्यूम ऑफ NO2 गैस at 1 atm and 273 Kelvin will contain 1.8 into 10 to power 24 atoms. गिवन Na की वैल्यू आपको 6 इंटू 10 टू पावर 23 लेनी है। तो इसने आपको एक गैस में नंबर ऑफ एटम्स दे दिए हैं और वो आपसे इस गैस का वॉल्यूम पूछ रहा है। बताओ भाई, ट्राई करके क्या आंसर होगा। हाँ भाई, आया किसी का आंसर? क्या होगा? देखो यहां पर, यहां अगर आप देखो तो उसने नंबर ऑफ एटम्स दे दिए हैं। अब आप खुद देखना, समझना कोशिश करना। ये एक मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो आपके पास अप्रोच क्या है? बहुत सिंपल है। सबसे पहले आप यहां पर मोल्स ऑफ एटम्स निकालो। मोल्स ऑफ एटम्स कैसे निकालोगे? तो नंबर ऑफ एटम्स 1.8 इंटू 10 टू पावर 24 डिवाइडेड बाय Na की वैल्यू कितनी होती है? 6 इंटू 10 टू पावर 23। तो देखो ये 18 इन 10 टू पावर 23, ये वैल्यू आपके पास 3 मोल आ जाएगी। तो आपके पास 3 मोल एटम्स के हैं, है ना। अब आप वापस से जाओ इस मॉलिक्यूल के पास। मॉलिक्यूल कौन है? NO2। तो अगर आपके पास एक NO2 मॉलिक्यूल है तो मुझे साफ साफ दिख रहा है कि इस एक NO2 मॉलिक्यूल में 3 एटम्स होंगे। तो जब आपके पास 1 मोल NO2 होगा तो उसमें 3 मोल एटम्स होंगे ना। तो 1 मोल NO2 में आपको 3 मोल एटम्स दिखाई देंगे। तो आपके पास देखो भी 3 मोल एटम्स है। तो इन 3 मोल एटम्स का मतलब आपके पास 1 मोल NO2 है। और बताओ, आपको 1 मोल NO2 का 1 atm 273 पर वॉल्यूम निकालना है, तो इंटू 22.4 कर दो, तो आंसर आ गया 22.4 लीटर। अब यहां विश्वराज आपने आंसर लिखा है 67.2। 67.2 आंसर तब होता जब इतने मॉलिक्यूल्स होते। एक स्टेप थोड़ा आगे ले गया वो आपको। आप सही हो अगर वो मॉलिक्यूल्स पूछता, लेकिन उसने क्या पूछे हैं? एटम्स पूछे हैं। तो पहले आप मोल्स ऑफ एटम्स निकालो। अब एटम्स किस में प्रेजेंट है? इस NO2 में। सही है। इस क्वेश्चन को हम थोड़ा इजी कर सकते हैं। चलो इजी कर लेते हैं एक बार के लिए, अभी इतना डिफिकल्ट नहीं करते हैं। तो क्वेश्चन को दोबारा करते हैं, इन सबको जाने दो। इसको हम एटम्स की जगह क्या लिख लेते हैं? मॉलिक्यूल्स। अब जैसे ही आप इसे मॉलिक्यूल्स लिखोगे तो विश्वराज आपका आंसर बिल्कुल सही है। अब ठीक है, ये क्या है? ये खुद मॉलिक्यूल है, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिया है। तो इसको जब डिवाइड बाय Na करोगे तो आपको मोल्स ऑफ NO2 मिल जाएंगे। क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझो तो ये 3 मोल आ गया। और मोल्स ऑफ NO2 से अगर आपको वॉल्यूम निकालना है 1 atm 273 पर, तो इंटू 22.4 करोगे, आंसर आ जाएगा 67.2 लीटर्स। बोलो कर सकते हैं? चलो कर सकते हैं। तो एक और क्वेश्चन मेरी तरफ से। हाँ भाई, इसका आंसर सबका आना चाहिए, तभी मैं आगे बढ़ पाऊंगा, वरना मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। ठीक है ना। सब लोगों का आंसर सही आना चाहिए इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन इज डिटरमाइन the volume occupied by ले लो 8.96 लीटर ना कार्बन मोनोऑक्साइड गैस एट 1 atm एंड 273। बड़ी उम्मीद है मुझे आपसे। इस क्वेश्चन का आंसर किसी का गलत नहीं आना चाहिए। और दूसरा, सबके सब लोग आंसर टाइप करके बताओ। ठीक है ना, जल्दी बताओ। देखिए, डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 8.96 लीटर CO गैस एट 1 atm एंड 273 केल्विन। तो 1 atm 273 पर अगर आपको CO गैस का वॉल्यूम पता है तो इसे आप कर दोगे डिवाइड बाय 22.4। तो आपके पास 0.4 कितने लोग आ रहा है? बहुत बढ़िया। तो आप सभी लोगों का आंसर गलत है। मनस्वी, टीना, अनुभव। क्यों? अरे भाई 0.4 तो मोल आए हैं ना, मोल।
आपको बताना क्या है, अरे क्वेश्चन ही गलत कर दिया मैंने, सॉरी। डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड, नहीं, आई एम वेरी वेरी सॉरी, क्वेश्चन गलत हो गया। डिटरमाइन द मास ऑफ, ये क्वेश्चन करो। डिटरमाइन द मास ऑफ CO गैस एट 1 atm 273 केल्विन, है ना, मास बताना है। वैसे आपने ग्राम लिखा है, वो ग्राम गलत है, 0.4 तो मोल आया है। अब बताओ मोल से मास निकालने के लिए क्या करेंगे, इनटू मोलर मास, तो 16 + 12 28, आंसर आएगा 9.2 ग्राम। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो 9.2 ग्राम होगा। सही ना, हमने क्वेश्चन तो सही बोला था, लिख गलत दिया, आपको मास निकालना था। जब तक आपके सही आंसर नहीं आएंगे मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, मुझे क्वेश्चंस का आंसर बिल्कुल सही चाहिए। अगला क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय ओजोन गैस, सॉरी, बाय 9.6 ग्राम ओजोन गैस एट STP। बताओ भाई, अब किसी गलत नहीं होना चाहिए। 6.7 लीटर, हाँ भाई एक आंसर आ गया, 6.7 लीटर। और कोई, आप लोगों को PSS मिल गई क्या? PSS दूसरा आ रहा है 4.5 विश्वराज का, 4.5 लीटर विश्वराज। थर्ड आ रहा है अभिषेक का 4.48 लीटर्स। मनस्वी का आ रहा है 445.4 लीटर्स। 4.48 को भी अभिषेक अभी तो मैं सही मान लूंगा, अभिषेक आपको 22.4 से मल्टीप्लाई करने पर 4.48 आ रहा है, जबकि STP लिखा है, आपको किससे मल्टीप्लाई करना होगा? 22.7 से। PSS 3 नहीं मिला है, PSS 1 और 2 तो मिल गया ना, अभी मैंने 1 और 2 ही दिया है आपको। अभी जब तक वो अपना डिस्कस नहीं होगा हम लोग उससे आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आप लोगों ने PSS 1 और 2 कर लिया है सभी लोगों ने? मुझे बताओ। क्या PSS 1 और 2 हम सब लोगों ने कर लिया है? जल्दी से जवाब दो। PSS 1 यस सर सॉल्व किए हैं। अब से ना आपका मेंटरशिप स्टार्ट होगा मॉर्निंग टाइम पर। कल से, कल मैं आपको टाइम टेबल दे दूंगा, ये ध्यान रखना। मंडे से आपका मेंटरशिप स्टार्ट हो जाएगा प्रॉपर। तो जिस टाइम पर हम बताएंगे उसी टाइम पर आपको 1 घंटे में उस पेज को सॉल्व करना है, और उसके बाद आधे घंटे का आपका डिस्कशन होगा डेली, ठीक है ना? तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखना। क्या PSS 1 सभी ने कर लिया? ठेंगा दिखा दो फटाफट से। PSS 1 सभी ने कर लिया तो फटाफट से ठेंगा दिखा दो भैया। तो मैं आज डिस्कस कर लेता हूं, उसके बाद पहले उसको, फिर आगे बढ़ेंगे ताकि आपके डाउट्स क्लियर हों। बाकी लोग भी चलो, जब तक आप लोग लिखते हो इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं हम लोग। देखो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 9.6 ग्राम ओजोन। ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है? O3, और ओजोन का मोलर मास आ जाएगा 48, 16 3 48। तो सबसे पहले आप निकालोगे मोल्स ऑफ ओजोन। कैसे? ओजोन का मास डिवाइड बाय इसका मोलर मास, दैट इज 0.2 मोल्स। और मोल्स से आपको वॉल्यूम निकालना है STP पर, तो आप इसको इनटू कर दोगे 22.7। तो जैसे 22.7 से 0.2 को मल्टीप्लाई करोगे आपको वैल्यू मिलेगी 4.45 लीटर। तो मनस्वी ये आंसर गलत है, क्योंकि इसकी जगह आंसर आना चाहिए 4.54। अभी के लिए ये आंसर सही है, 4.48 आएगा जब आप पुराना कन्वेंशन लोगे। अब अगर नीट में क्वेश्चन आता है और STP लिखता है तो
तो आप उसे 22.7 से ही मल्टीप्लाई करोगे। अच्छा, फोर्थ ऑप्शन में 4.54 है, टाइपिंग मिस्टेक, हाँ ठीक है, 4.54 है तो फिर वो आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, 4.54 अगर है तो यही अपने इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्लियर है? चलो, तो अच्छा टीना, आपने आज से ही क्लास ज्वाइन किया है, तो अभी आपके ना 2 लेक्चर हो चुके हैं, एक बार आप उनको कवर कर लेना सैटरडे संडे के अंदर, ताकि मंडे से आप लोग सेम पॉइंट के ऊपर आ पाए। डन है? ठीक है, चलो तो अभी हम डिस्कस करते हैं पीएसएस नंबर 1। एक सेकंड मुझे दो, अब 2 मिनट वेट करना, मैं देखता हूं उसकी पीपीटी अगर मेरे पास आ गई है तो। हाँ भाई, एक बार इसकी पीपीटी आने दो, फिर डिस्कस करते हैं, जब तक हम थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। पीपीटी से क्या है ना, क्वेश्चन आपके सामने रहेगा तो आपके लिए सहूलियत रहेगी। चलिए, तो बेसिक मोल्स देखो मैंने आपको सिखा दिए हैं, कैसे हम नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये सब कैलकुलेट करना भी मैंने आपको लास्ट क्लास सिखा दिया था। अब एक और छोटी चीज सिखाता हूं, कभी कभी आपके काम में आएगी, वो है कैलकुलेशन ऑफ चार्ज। क्या सीखेंगे हम लोग? कैलकुलेशन ऑफ चार्ज। कैसे हम लोग चार्ज कैलकुलेट करते हैं एक गिवन मॉलिक्यूल पर। ठीक है, तो आप देखें, आप सभी ने देखा होगा कि जैसे मान लो आपके पास एक Na+ आयन है, ठीक है, या फिर आपके पास एक O2- आयन है, या फिर आपके पास एक Al3+ आयन है। अच्छा, क्या आप मुझे बता सकते, चलो आप मुझे कौन बताएगा, बताओ एक Na+ आयन पे कितना चार्ज है? बताओ, एक Na+ आयन पर कितना चार्ज है? क्या आप मुझे इस चीज का आंसर दे सकते हो? कौन देगा इसका आंसर? एक Na+ आयन पे कितना चार्ज है? +1। वेरी गुड। तो ये गलत आंसर है। ये +1 तो सिर्फ आपको ये दिखा रहा है कि इस सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दिया है। दिस +1 इंडिकेट्स दैट sodium has lost 1 इलेक्ट्रॉन। अगर कोई मुझसे बोले कि इसके ऊपर चार्ज कितना है, तो इसके ऊपर चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर का चार्ज है। बताओ, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम्स, या फिर आप इसको सिंपल ई लिख सकते हो। ई की जो वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम्स। तो ये समझें आप, जब आपके सामने क्वेश्चन आएगा तो आप यही गलती करोगे और चार्ज को +1 बोल दोगे। +1 नहीं बोलना है, +1 ये इंडिकेट कर रहा है कि जब Na+ बना तो उसने एक इलेक्ट्रॉन के बराबर का चार्ज फ्री कर दिया है। इसी तरह बताओ, अगर मैं एक O2- आयन बोलता हूं तो इस पे चार्ज कितना होगा? तो इस पे चार्ज कितना होगा? 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम्स, या फिर आप इसे 2e लिख दो। अब ये आपके और मेरे बीच की बात है कि E का मतलब क्या है, जहां E लिखा है उसका मतलब है ये वैल्यू। सही ना? ऐसे देखो, एक Al3+ आयन पे चार्ज कितना होगा? तो 3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम्स, यानी आपके पास जो चार्ज होगा वो 3e के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? 3e के बराबर ये चार्ज होगा। सही है? कोई डाउट किसी को? आराम से देख लो, है ना। अब ये एक आयन पे चार्ज है, अब मैंने आपको सिखाया है, अगर एक आयन पे चार्ज पता है तो 2 आयन पे कितना होगा? इंटू 2। 10 आयन पे कितना होगा? इंटू 10। 1 करोड़ आयन पे कितना होगा? इंटू 1 करोड़। बहुत सिंप्लीफाइड सी बात है, एक चीज पे निकाल लो, फिर जितनी चीजें आपके पास है मल्टीप्लाई करते जाओ। जैसे मैं आपसे बोलूं, क्वेश्चन है कि हाउ मच चार्ज इज प्रेजेंट ऑन, हम लेते हैं मान लो 6.4 ग्राम O2-। को ऑक्साइड आयन बोलते हैं, ऑक्साइड आयन। बताओ 6.4 ग्राम ऑक्साइड आयन पर कितना चार्ज प्रेजेंट होगा, ये आप लोगों को बताना है।
तो हम सिंपल अभी तक जो सीखा है उसी को यूज करेंगे। मेरी बात समझो, रटने की जरूरत नहीं है। देखो आपको ये पता है कि एक आयन पे चार्ज इतना होता है, तो पहले मेरा काम है कि 6.4 ग्राम में कितने नंबर ऑफ आयन्स हैं ये मुझे निकालने पड़ेंगे। अब क्योंकि मास ग्राम में दिया है तो पहले हम निकालेंगे मोल्स। तो निकालो मोल्स ऑफ O2 माइनस। कैसे निकालोगे मोल्स? इसका मास डिवाइड बाय इसका मोलर मास। ऑक्सीजन का मोलर मास 16 होता है। चार्ज आने से मोलर मास पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखो ये कितना हो गया, 0.4 मोल्स, है ना। तो आपके पास 0.4 मोल्स O2 माइनस आयंस है। अब ये तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयंस है, इसको आप इनटू Na कर दो तो आपको 0.4 Na O2 माइनस आयंस मिल जाएंगे। जैसा कि आपको इस शक्ल से दिख रहा है, एक O2 माइनस कंटेन्स चार्ज ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, जहां पर E की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम्स होगी। तो अगर एक O2 माइनस पर 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज है तो बताओ आपके पास कितने O2 माइनस आयंस हैं? 0.4 Na। तो बताओ इतने आयंस पे चार्ज कितना आ जाएगा? तो 0.4 Na इंटू 2E। तो करेक्ट आंसर होगा 0.8 Na इंटू E। या आप चाहो तो इसे पूरा सॉल्व कर लो। 0.8 Na की वैल्यू 6 इंटू 10⁻23 इंटू E की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स। इसको सॉल्व कर लो, आपको अपने क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। आराम से देखो, अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो वो मुझसे पूछ सकता है। किसी को भी डाउट हो, क्योंकि अगला क्वेश्चन आपको करना है, कर सकते हैं ना? चलिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। तो ये है कैलकुलेशन ऑफ चार्ज। कभी कभी चार्ज के क्वेश्चन मिल जाते हैं तो आप ये गलती जरूर करके आओगे, Na प्लस का आप चार्ज 1 लिखोगे। 1 नहीं, 1E, 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर इसका चार्ज होता है। आओ अगला क्वेश्चन आपके लिए। कैलकुलेट, एक क्या 3 क्वेश्चन दे रहा हूं एक साथ। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज प्रेजेंट ऑन। पहला क्वेश्चन 54 ग्राम Al3 प्लस, दूसरा क्वेश्चन 9.5 ग्राम PO4 माइनस, और तीसरा क्वेश्चन 54 AMU Al3 प्लस। ये तीनों क्वेश्चन हमने अभी तक जो पढ़ा है उससे आप कर सकते हो, एक बार ट्राई करो। हाउ कैन डिस्कस? फर्स्ट का आंसर है 0.3 Na, थर्ड का आंसर है 6E। अरे वाह, बहुत बढ़िया अभिषेक, वेरी गुड, बिल्कुल सही है। और सेकंड का आंसर वो आ रहा है 0.3 Na इंटू E। सही है, बिल्कुल सही है। तो टीना आपका सेकंड आंसर सही है, थर्ड का आंसर आपने अभी तक नहीं दिया है। अभिषेक आपके दोनों आंसर सही हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फर्स्ट, तीनों के तीनों आंसर सही। बहुत बढ़िया, कुडोज। दैट मीन्स चीजें आप लोगों को सबको समझ में आ रही है। सोनू, विश्वराज, मनस्वी, आप लोगों को कोई डाउट है? और भी लोग, सबको, जिसको भी डाउट हो भाई पूछ लेना, इसके बाद दोबारा मौका नहीं मिलेगा। डाउट पूछने में बिल्कुल भी नहीं शर्माना है आपको, है ना। ऐसा मौका मिलता नहीं है बार बार कि मास्टर आगे से पूछ रहा है कि डाउट पूछ लो, डाउट पूछ लो। डाउट नहीं है तो ऑल क्लियर लिख दो, और डाउट है तो पूछ लो। देखिए पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन में और दूसरे क्वेश्चन में ध्यान दें, आपको एक चीज समझने को मिलेगी। पहले क्वेश्चन में 54 ग्राम Al3 प्लस है, दूसरे में 54 AMU है। ऑल्दो अभी तक मैंने आपको जितना पढ़ाया है उससे आपको एक क्लियर हो जाना चाहिए, बट नहीं भी हुआ है तो इसे ध्यान रखें। जब भी मास ग्राम में दिया है तो पहले मोल्स निकालेंगे, और जब भी मास AMU में दिया है तो आपको डायरेक्टली नंबर ऑफ एटम्स मिलते हैं, क्योंकि मैं सिखा चुका हूं कि AMU में जो मास लिखा जाता है वो या तो एक एटम का मास होगा, या 2 का होगा, या 3 का होगा, या 4 का होगा। जैसे मैं आपसे बोलूं 27 AMU, तो एक एल्यूमिनियम जो होता है, एक एल्यूमिनियम आयन
उसका मास होता है 27 AMU। तो आप देखो जब आपके पास 2 Al3 प्लस आयन होंगे तो उसका मास हो जाएगा 54 AMU। यानी ये जो थर्ड पार्ट है ये आपको बता रहा है कि आपके पास 2 Al3 प्लस आयन है, जबकि यहां पर जो मास है वो 54 ग्राम Al3 प्लस है। ग्राम में जब मास दिया जाता है तो 1 मोल का या कुछ मोल्स का मास होता है। तो यहां पर आप सबसे पहले मोल्स ऑफ Al3 प्लस निकालोगे तो वो आ जाएंगे 54/27 यानी 2 मोल्स। तो 2 मोल Al3 प्लस से आप नंबर ऑफ Al3 प्लस आयंस निकाल सकते हो, वो जाएंगे 2Na। तो इन दोनों क्वेश्चंस में यही डिफरेंस है। यहां पर आपको जो नंबर ऑफ Al3 प्लस आयंस मिलेंगे वो 2 होंगे, और यहां जो आपको नंबर ऑफ Al3 प्लस आयंस मिलेंगे वो 2Na होंगे। आप चाहो तो इसको अपनी लैंग्वेज में लिख लो कि जब भी मास AMU में दिया हो, है ना, एक व्हाट्सएप लैंग्वेज में आप लिख सकते हो अपने हिसाब से कि जब भी मास AMU में दिया हो तो एटॉमिक मास से डिवाइड करने पर डायरेक्टली नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। अब साफ सी बात है कि अगर हम एक Al3 प्लस को देखें तो 1 Al3 प्लस का जो चार्ज है वो 3e चार्ज होता है। तो अगर 1 पर 3 है तो बताओ 2 पर कितना होगा, 6e। तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर तो आएगा 6e। यहां 2Na है, इस पर जब आप चार्ज निकालोगे तो वो हो जाएगा 2Na इंटू 3e, दैट इज 6NaE। और अगर आप यहां देखोगे 9.5 ग्राम डिवाइड बाय इसका मोलर मास 95, देखो ये भी ग्राम में दिया है, तो पहले आपको मिलेगा 0.1 मोल PO4 3-। तो यहां से आपको नंबर ऑफ PO4 3- आयंस मिलेंगे, इनटू Na कर दो तो 0.1 Na। और अब अगर आपको चार्ज निकालना है तो साफ साफ दिख रहा है 1 पर चार्ज है 3e, इतनों पर कितना होगा, इनटू Na। आंसर हो जाएगा 0.3 Na इंटू E। अगर आपको वैल्यू भी कैलकुलेट करनी है तो वैल्यू रख दो, 6 इंटू Na की वैल्यू 6 इंटू 10⁻23 और E की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलम्स। बोलो समझ में आ रहा है सभी लोगों को? तो इस तरह से हम लोग इस चीज पर काम कर सकते हैं। क्लियर है? ओके, चलिए अब चलते हैं और अपनी PSS को सॉल्व करते हैं। बट उससे पहले देखो मैं आप लोगों को समझाना चाहूंगा हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम के बारे में, विच इज द यूनिक फीचर ऑफ दिस पर्टिकुलर बैच, है ना। देखो हम तो इसको बहुत डेडिकेटेडली फॉलो करेंगे डिसिप्लिन से, लेकिन आपको भी उतने ही डिसिप्लिन से इसको फॉलो करना होगा, इसलिए बहुत ध्यान से समझें। ये आपके लिए गेम चेंज कर सकता है। सिर्फ लेक्चर देखने से, थ्योरी कवर करने से सिलेक्शन नहीं होगा, आपको सॉल्व करने होंगे क्वेश्चंस। उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको आएंगे डाउट्स, और उन डाउट्स का रिजोल्यूशन सबसे इंपॉर्टेंट काम है। ये तो सभी लोग करते हैं कि क्लास पढ़ा दी, DPP दे दी, सॉल्व कर ली आपने खुद ने और डाउट्स पूछ लिए, पर आपको ही पता है कि आप सॉल्व नहीं कर पाते हो। इसलिए यहीं पर हम लोग गेम चेंज करने वाले हैं। जैसे आपका ये क्लास का शेड्यूल है, जैसे अभी आप देख पा रहे हो कि अभी आपकी 4 से लेकर 8:30 तक क्लास होती है, डेली क्लास होती है ना। अब आगे क्या होगा, मंडे ऑनवर्ड्स आपका एक मॉर्निंग सेशन चलेगा, मॉर्निंग सेशन। तो देखो आप क्या कर सकते हो, क्लास खत्म होने के बाद आप रिवीजन कर सकते हो क्लास का। जो आपकी आज 3 क्लासेस हुई हैं, मान लो आप 8:30 फ्री हुए हो, 1 घंटा खाना वाना खा पी कर आप 10 बजे बैठ जाओ और 10 से लेकर 12 साढ़े 12 तक आप आज जो आपने पढ़ा है उसको प्रॉपरली क्या कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। सही है। इसके बाद मनस्य भी बता रहा हूं, थर्ड का आंसर -0.3 Na क्यों नहीं है, 0.3 नहीं बता रहा हूं एक बार आपके लिए, चलो सुनी लो। थर्ड का आंसर 0.3 नहीं आ सकता ना, ये 54 AMU है। तो जब AMU में मास दिया होता है तो एक एटम का मास दिया हुआ होता है, तो 27 है,
तो 54 का मतलब 2 Al3+ है, तो एक आयन पे चार्ज होता है 3e, तो बताओ 2 आयन पे चार्ज कितना होगा 6e। 0.3 क्यों आएगा आप खुद बताओ मनस्वी, 0.3 Na थर्ड का आंसर कैसे आ सकता है ना। अब देखो जो मैं आपसे कह रहा था, फिर आपका यहां पर थर्ड जो सेशन होगा वो मॉर्निंग सेशन, वो हो सकता है मे बी आपका 8 से लेकर हम लोग 1 बजे तक रख सकते हैं, ठीक है, या फिर 9 से 2 बजे तक भी हो सकता है, वो कोई भी टाइम हम रख सकते हैं, वो आपको टाइम टेबल मिल जाएगा। उसमें क्या होगा, आपके 3 स्लॉट बनेंगे, फिजिक्स का 2 घंटे का स्लॉट होगा, केमिस्ट्री का 1.5 आवर्स का, और बायोलॉजी का भी कितना होगा 1.5 आवर्स का। तो अभी जो मैंने आपको पीएसएस दी है, अभी तो मैंने आपको 2 पीएसएस एक साथ दे दी है, लेकिन अब से क्या होगा, जैसे मान लो 8 से 10 फिजिक्स का स्लॉट है, ठीक है, 10 to 11:30 आपका केमिस्ट्री का स्लॉट है, और 11:30 to 1 आपका फिजिक्स का स्लॉट है। इनमें बीच बीच आपको 5-5 मिनट का 10-10 मिनट का गैप मिल जाएगा, उस हिसाब से टाइम शिफ्ट हो जाएगा। तो आपको ये फिजिक्स की जो पीएसएस है वो मिलेगी मॉर्निंग में 8 बजे। 1.5 घंटे तक आपको उस पीसेस को सॉल्व करना है, और लास्ट का जो हाफ एन आवर बचेगा उसमें आपसे जो आपके फिजिक्स के टीचर हैं वो आके उसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, हर सब्जेक्ट के लिए होता है। ऐसे केमिस्ट्री का आपका टाइम टेबल होगा, उसमें आपको 1 घंटा वो पीसेस सॉल्व करनी है, और बचे हुए आधे घंटे में आपसे उसके डाउट्स डिस्कस किए जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, सॉल्व किया, हाथों हाथ डाउट क्लियर हुए, तो उससे आपकी लर्निंग बहुत स्ट्रांग होगी। तो मैं आप सभी से कहूंगा, जो भी लोग यहाँ पर उपस्थित है और जो नहीं भी है वो भी पता सुन लें, जो रिकॉर्डेड फॉर्म में देख रहे हैं वीडियो को, आप मेंटरशिप सेशन में जरूर आए। सिर्फ मेरे कहने से 1 महीना डेडिकेटेडली आप इस मेंटरशिप सेशन को फॉलो करो, यू विल सी ड्रास्टिक चेंजेस इन योरसेल्फ। प्रॉब्लम सॉल्विंग, कंसेप्ट सीखना, चीजें पढ़ना आना, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को दूर करना, ये सब आप इस मेंटरशिप सेशन से सीख सकते हैं। तो ये बहुत क्रूशियल है, और यही आपको बाकी दुनिया से बहुत आगे लेकर जाएगा, ठीक है ना। तो हम जो भी टाइम टेबल आपको देंगे उसको आप प्रॉपरली फॉलो करना। डन है सभी लोग? ऐसा फटाफट से अंगूठा दे दो, और अब हम मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स आवर पीएसएस, ठीक है। छब्बीस 6/26/2024 आज की किस नाम से डाली है भाई? 5-7 यही होगी। आइए भाई डिस्कस करते हैं अपनी पीएसएस 1 को। सभी लोग बोले डाउट्स पीएसएस 1 में, पीएसएस 1 डाउट्स जल्दी बताएं। टीना, पीएसएस में नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ जाएंगे, अभी तो हम बहुत बेसिक चीजें सीख रहे हैं, इसलिए धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे, ठीक है ना। हाँ भाई, पीएसएस 1 में डाउट्स पूछें। टीना, आपको भी ग्रुप पे वापस ऐड कर दूंगा, मतलब ग्रुप पे सेंड कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 6 and 7। टीना व्हाट्सएप ग्रुप पे हो? देखो मैंने वापस सेंड की है। नहीं अभिषेक, इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, और इसके शॉर्ट ट्रिक के वजह मत भागो, इसमें सारा खेल लैंग्वेज का होता है। अगर आप शॉर्ट ट्रिक के चक्कर में जाओगे, रट के जाओगे, गलती कर दोगे। थोड़ी सी मेहनत है, जिंदगी भर आपको दोबारा करने में दिक्कत नहीं आएगी, इसलिए कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। कोई बता भी रहा है ना तो मत फॉलो करना, मैं आपको ऑनेस्टली बोल रहा हूं, वो रट के जाओगे आप, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है।
ठीक है ना, रटना नहीं है अपने को लॉजिकली चलना है। शुरू शुरू में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन अगर हम अभी लंबा मेथड यूज करेंगे, देखो क्या होता है, प्रॉपर लाइन से सॉल्व करने में आपकी लर्निंग होती है। तो वॉल्यूम वाले हो, एटम्स वाले हो, सबकी प्रैक्टिस है। और आपको ऐसा नहीं करना कि अलग अलग क्वेश्चन करना है। मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगा ये पीएसएस को ही बार बार करें। इसी को बार बार करने से आपकी अप्रोच डेवलप होगी, फिर आप दुनिया का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो एटलीस्ट आपको जो भी पीएसएस और मॉड्यूल मिलेगा, कम से कम 2 से 3 बार आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 6, 10, 14। 10, 14। हाँ भाई, और किसी का कोई डाउट बताओ मुझे। 6, 7, 10, 14। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 6, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन 32 ग्राम ऑफ दिस कंपाउंड, है ना। तो इसके अंदर आपको ऑप्शन से दिख रहा है कि आपको इस क्वेश्चन में, इस कंपाउंड में ऑक्सीजन का मास बताना है। बताओ पहली तो क्या ये चीज आप लोगों को समझ में आती है कि इस क्वेश्चन में आपको इस कंपाउंड के इतने ग्राम में कितनी ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो बतानी है। अब यहां पर कुछ लोग मुझसे बोलते हैं कि सर यहां मैं ऑक्सीजन को O लूं या O2 लूं। तो मैं उनसे बोलूंगा आप जब मास निकाल रहे हो ना, तो चाहे आप O ले लो चाहे आप O2 ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब हम मास निकाल रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब कैसे करेंगे, जो मैंने आपको तरीका सिखाया है। सबसे पहले आप इस कंपाउंड के मोल्स निकालो। तो देखो यहां से अगर मैं मोल्स ऑफ Na2SO4.10H2O निकालूं तो बनेगा इसका मास 32.2 डिवाइडेड बाय इसका मोलर मास। अब इसका मोलर मास साइड में निकालते हैं। 2 सोडियम इंटू 1 सोडियम का मास होता है 23, तो ये बन गया 46। ये जो सल्फेट है ना, इसका मास होता है 96। तो 12, 2, 4, 13 और 1, 14, 142 तो आ गया ये। और प्लस 10H2O का मास हो गया 180। तो 2, 2 और ये 320। तो ये लो भाई साहब, तो आपके पास इसका मोलर मास है 322। तो आपके पास 0.1 मोल ये कंपाउंड Na2SO4.10H2O है। 6th जिसका भी डाउट है, क्या उसको ये बात समझ में आ रही है? हाँ या ना में वो जवाब दे। आ रही है ना। अब आप देखो, अगर मैं इस एक मॉलिक्यूल को देखूं तो उसमें 4 यहां और 10, एक मॉलिक्यूल में 14 ऑक्सीजन है 14। सही ना अनुभव? 14 बिल्कुल सही लिखा आपने। एक मॉलिक्यूल में 14 है, तो बताओ 0.1 मोल में कितनी ऑक्सीजन होगी इनटू 14। यानी आपके पास 1.4 मोल ऑक्सीजन प्रेजेंट है यहां पर। इसको आप O लिख लो, है ना। 4 O यहां से, 10 O यहां से। एक मॉलिक्यूल में 14 ऑक्सीजन है, बताओ 0.1 मोल में कितनी ऑक्सीजन होगी? 1.4 मोल होगी। बताओ मोल से मास निकालने के लिए क्या करते हैं? सिंपल, इनटू मोलर मास। अगर आप यहां से मास ऑफ ऑक्सीजन निकालना चाहते हो तो बताओ कैसे निकालोगे? 1.4 इंटू मोलर मास 16, 16 4 64 का 4 6 122, ये आ जाएगा 22.4 ग्राम। ऐसा कोई ऑप्शन है? ये रहा। ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। आराम से देखो, जिस किसी का भी डाउट था। सही है? कोई डाउट किसी को? चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 फिर से देखो। द मास ऑफ इतना मॉलिक्यूल्स ऑफ CuSO4.5, ये कंपाउंड दिया है, ये इस कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स हैं। देखो ये खुद भी मॉलिक्यूल है और आपको नंबर भी मॉलिक्यूल्स का दिया है। तो सबसे पहले आप इस कंपाउंड के मोल्स निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो? मोल्स। कैसे निकालोगे? इसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स 10 टू पावर 22 अपॉन Na 6 इंटू 10 टू पावर 23। देखो 22 23 को उड़ाएगा, एक 10 बचेगा, तो 1/60 मोल्स आ गए आपके पास। किसके? CuSO4.5H2O के। अच्छा जी, लेकिन आपको क्या निकालना है? इसका मास। तो ये तो गांव का बच्चा बच्चा जानता है कि मोल्स से मास निकालने के लिए क्या करेंगे? इनटू मोलर मास। क्या करेंगे? इनटू मोलर मास। तो देखो कॉपर का मास होता है 63.5 प्लस ये सल्फेट होता है 96 प्लस 18 इंटू 5 इज 90। तो इनको जोड़ लो, 186 प्लस 63.5, तो 5 9,
ये आएगा 249.5। तो मल्टीप्लाई कर दो 249.5 इंटू 1/60 यानी बाय 60। तो बेसिकली 24.95/6 बन गया। तो 6 4 जा 24, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 4.12 है। आइला अच्छा 3 बचा था, सॉरी सॉरी सॉरी, ये गलती कर दिया बाबा। 24 पॉइंट, हाँ 6 1 जा 6, 35 बचा, तो 6 5 जा 4.15 के आसपास। तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है 4.144। एक्चुअली मैंने इसको 6 ले लिया है, 6.02 लूंगा तो एग्जैक्टली 4.144 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, जिस किसी का भी डाउट था, किसका था वैसे 7th क्वेश्चन डाउट? ये था विश्वराज का। विश्वराज समझ में आ गया आपको 7th क्वेश्चन? हाँ तो बोल दो यार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th डाउट अनुभव का। देखो, द नंबर ऑफ सोडियम एटम्स इन 2 मोल्स ऑफ सोडियम फेरोसाइनाइड। अभी क्या है, आपने दिक्कत आपको होगी, आपको इस कंपाउंड का फॉर्मूला नहीं पता है, तो ये आप अभी धीरे धीरे मेरे साथ सीखोगे, आगे हम इनऑर्गेनिक पढ़ेंगे वहां सीख जाओगे। सोडियम फेरोसाइनाइड का फॉर्मूला होता है Na4FeCN6। क्या होता है? Na4FeCN6। आगे चल के हम एक चैप्टर पढ़ते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, वहां पे हम इस चीज को सीखेंगे। ठीक है, अब आपको इसमें नंबर ऑफ सोडियम एटम बताना है 2 मोल में, तो इस कंपाउंड का आपको 2 मोल लेना है। अब देखो, जो मैंने आपको सिखाया उससे आप इस क्वेश्चन को वर्बली सॉल्व कर सकते हो। बताओ एक में कितने सोडियम है? 4। तो बताओ 2 मोल में कितने होंगे? इनटू 4, यानी आपके पास 8 मोल सोडियम एटम्स होंगे। लेकिन आपको मोल्स नहीं बताने, नंबर। 8 इंटू Na की वैल्यू 6 इंटू 10⁻23। आंसर आ जाएगा 48 इंटू 10⁻23। है कोई ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 4th इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। बोलो, समझ में आता है सबको? चलिए फिर है क्वेश्चन नंबर आई थिंक 14। हाँ, कैफीन, ये अभी आपने पढ़ा नहीं है, तो आप चाहो तो इस क्वेश्चन को स्किप कर सकते हो। अभी हम लोग इसको कवर करने वाले हैं, है ना, अभी पढ़ने वाले हैं, उसके बाद दोबारा इस क्वेश्चन के ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, बस हो गई आपकी PSS 1 खत्म। तो देखो, अभी तो मैंने आपके साथ क्लास में डिस्कस कर ली है, लेकिन हम इनको मेंटरशिप सेशन में डिस्कस किया करेंगे। जैसे मैंने आपसे आज डिस्कस किया, एक तरह का डेमो मान लो आप, ऐसे ही हर क्लास को, हर PSS को हम मेंटरशिप सेशन में डिस्कस करते हैं, सेम इसी तरीके से। तो जो भी आपने पूछा है उसके डाउट मैंने आपको बता दिए, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, अभी भी आपको ये नहीं आते, जो क्वेश्चन मैंने आपको भी बताया ना, जब तक आप इन्हें खुद से नहीं करोगे आपको नहीं आएगा। तो अब अगला स्टेप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके जितने भी डाउट थे इन क्वेश्चंस को आपको एक बार फिर से सॉल्व करना है। ठीक है, समझ में आ रहा है सब लोगों को? चलो हम चलते हैं वापस से आगे और अब पढ़ते हैं अपना अगला टॉपिक, जो अभी भी लिखा भी था आपके सामने। हेड डालें नेक्स्ट, परसेंटेज composition of a compound। आपको एक कंपाउंड का परसेंटेज कॉम्पोजिशन कैलकुलेट करना है। अब देखो, इसमें आप लोग फॉर्मूला रटने की कोशिश करोगे। यहां पर परसेंटेज कॉम्पोजिशन हम बात कर रहे हैं वो बाय मास कर रहे हैं। ठीक है, इसमें एक फॉर्मूला बनेगा, आपको फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला आप खुद बना सकते हो। जैसे मैं आपसे कहूं कि मेरे पास ये कंपाउंड है CH4, बताओ इस CH4 में मास परसेंट ऑफ हाइड्रोजन कितना होगा? बताओ इस कंपाउंड में मास परसेंट ऑफ हाइड्रोजन कितना होगा, ये आपको बताना है। मास परसेंट ऑफ हाइड्रोजन, जल्दी बताओ मुझे। तो बोलोगे सर बहुत सिंपल है, आपको हाइड्रोजन का मास परसेंट निकालना है ना। आप देखो, इस कंपाउंड में कार्बन का मास कितना है? 12,
प्लस हाइड्रोजन का है 4। तो अगर मुझे हाइड्रोजन का मास परसेंट निकालना है तो ऊपर लिखूंगा 4, नीचे लिखूंगा इस कंपाउंड का मास 16 इंटू 100। बताओ आप सबको ये बात समझ में आती है? अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे SO3 के अंदर परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन बताओ, तो आप बोलोगे देखो भाई साहब इसमें 3 इंटू 16 ग्राम तो ऑक्सीजन है, अपॉन इसका पूरे का मॉलिक्यूलर मास निकाल लो, वो आएगा 80 इंटू क्या कर दूंगा 100। तो मुझे यहां पर ऑक्सीजन का मास परसेंट मिल जाएगा, जो कि देखो 16 पंजे 80, 300 बाय 50 यानी 6%, नहीं 300 बाय 5, 60%। तो 60% आपके पास इसमें ऑक्सीजन आ जाएगी। सभी लोगों को दिखता है? तो परसेंटेज कॉम्पोजिशन का फॉर्मूला याद नहीं रखना, आपको साफ साफ दिख रहा है। अगर आपको किसी कंपाउंड में परसेंटेज बाय मास निकालना है, परसेंटेज बाय मास ऑफ एन एलिमेंट इन अ कंपाउंड, तो बहुत सिंपल है भैया, जैसा आपने यहां किया, ऊपर लिखो मास ऑफ एलिमेंट, सही है, नीचे आप क्या लिखोगे, मास ऑफ कंपाउंड, और इनटू क्या कर दो 100। इस फॉर्मूले को यूज करके आप क्या कर सकते हो, एक एलिमेंट का परसेंटेज कॉम्पोजिशन कैलकुलेट कर सकते हो। क्या कर सकते हो? एक एलिमेंट का परसेंटेज कॉम्पोजिशन आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हो, जो आपने यहां पर किया। जैसे मान लो आपके पास कंपाउंड है ये MgCl2.6H2। अगर आपको इसमें परसेंटेज ऑफ वाटर निकालना पड़े मान लो, तो बताओ फॉर्मूला क्या लिखोगे? वाटर का मास, तो इस कंपाउंड में कितना वाटर है 6 इंटू उसका मास कितना हो गया 18, डिवाइडेड बाय इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास। तो देखो इसमें मैग्नीशियम है 24 प्लस क्लोरीन 35.5 इंटू 2 71 है ना, और प्लस 6 इंटू 18, इन सबको आप जोड़ोगे ना तो ये 203 आ जाता है, वो आप जोड़ लेना, वो तो कैलकुलेशन का पार्ट है। तो आप देखो अगर आपको परसेंटेज ऑफ वाटर निकालना है तो आप ऊपर क्या लिखोगे 6 इंटू 18 वाटर का मास, नीचे क्या लिखोगे कंपाउंड का मास, इंटू क्या कर दोगे 100। तो इस तरह से आप किसी भी गिवन कंपाउंड में एक एटम का परसेंटेज लिख सकते हो, एक मॉलिक्यूल का परसेंटेज भी लिख सकते हो, सही है ना। तो इसी के ऊपर बेस्ड आपको अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस मिलते हैं, उनमें देखो आओ इनको क्वेश्चंस से हम लोग करना शुरू करते हैं। देखिए लिखिए पहला क्वेश्चन, लिखें एन ऑर्गेनिक कंपाउंड contains 40% carbon by mass if one molecule of the compound contains, let's say 9 carbon atoms, then the molecular mass of organic compound will be। तो आपको ये बताना है कि इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, ठीक है, ये चीज आपको यहां पर बतानी है। तो हम क्या करेंगे, समझने की कोशिश करना, इसमें ना लोग कंफ्यूज आते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना इस क्वेश्चन में। ये मुझसे कह रहा है कि मेरे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, अब मुझे इस कंपाउंड के फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। उसने कहा है कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और इस कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में 9 कार्बन होते हैं, इतना उसने मुझे बता दिया है, ठीक है।
तो आप खुद सोचो, अगर मैं इस कंपाउंड में परसेंटेज ऑफ कार्बन लिखूं तो ऊपर क्या लिखूंगा, मास ऑफ कार्बन, एक बार फॉर्मूले की फॉर्म में लिख लेते हैं। नीचे क्या लिखूंगा, इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास, और उसको किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 100 से। बोले बात समझ में आ रही है? तो आप खुद देखो, मास ऑफ कार्बन कितना, तो भाई साहब 9 कार्बन एटम है इंटू 12, सही है। दिस डिवाइडेड बाय इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास मान लो m इंटू 100। सबसे पहले देखो कि आपको यह समझ में आता है। मेरे हिसाब से इस कंपाउंड में परसेंटेज ऑफ कार्बन इतना होना चाहिए, और कवि यानी क्वेश्चन के हिसाब से वो परसेंटेज कितना दिया हुआ है, 40। तो ध्यान से देखो, 0 से गया 0 और 4 3 कितना होता है, 12। तो यहां से इस कंपाउंड का जो मॉलिक्यूलर मास है वो 270 आ गया। ना किसी फॉर्मूले की जरूरत है, ना किसी और चीज की जरूरत है। दिख रहा है आप लोगों को? बताओ मुझे, सही ना? ओके, चलो सही है। तो ये चीज देखो एक बार, ये क्वेश्चन जो मैं आपसे भी बात कर रहा था, एक सेकंड, अगले पेज पे चलते हैं। पहले तो क्वेश्चन और करते हैं ना, अभी जो अपना पीएसएस में क्वेश्चन आया था वही कर रहा हूं मैं। देखें क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, अरे बाप ज्यादा बड़े हो गए भाई। तो दिख रहा है आप सभी लोगों को क्वेश्चन? देखो अभिषेक, अगर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया, ये मैं आपको आगे सिखाऊंगा भी, तो उसमें हम मिनिमम कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मानकर चलेंगे। ये 3 तो मिनिमम होंगे ही होंगे, कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा और ऑक्सीजन होगा। ये 3 तो आपको मानने ही मानने हैं। हाँ भाई, आंसर दो फटाफट इस क्वेश्चन का। जल्दी जल्दी आंसर दो भाई, सुबह पनवेल निकलना है। फटाफट फटाफट आंसर दें। फोर्थ ऑप्शन। चलिए, और कोई है ना? कैफीन के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, मैंने आपको भी सिखाया। उसने बोला कि कैफीन, कि जो कैफीन है उसके अंदर परसेंटेज ऑफ क्या दिया हुआ है, नाइट्रोजन बाय मास 28.9%। तो ये तो उसके हिसाब से है। अब अगर आप मुझसे पूछ रहे हो, क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ नाइट्रोजन इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ कैफीन, तो मुझे नहीं पता कैफीन में कितने नाइट्रोजन है, x मान लेता हूं। तो बताओ नाइट्रोजन का परसेंटेज क्या बनेगा, नाइट्रोजन का मास x इंटू 14 अपॉन इसका मॉलिक्यूलर मास, देखो मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ है 194 इंटू 100। देखो एक क्वेश्चन एक छोटी सी पजल की तरह होता है, वो बाकी सारा डेटा आपको देगा और एक डेटा नहीं देगा जो आपसे पूछेगा, आपको उसी के ऊपर काम करना होता है। तो कर लो,
देखो सॉल्व कर लो। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 28.9 इंटू 194 अपॉन 14 इंटू 100। ठीक है, तो देखो 100 से ये बन गया 1.94। 14 टूजा होता है 28, 2.06 के आसपास ही आएगा। अब आप देखो खुद 2.06 इंटू 1.94 तो अप्रोक्सीमेटली 2 ही मान लो, तो ये वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 4 आएगी। कैलकुलेट करके देख लेना। 3.98 आया तो देखो एटम्स 3.98 नहीं हो सकते, इसका मतलब वो 4 होंगे। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 होगा। ऑप्शन नंबर, या सोनू ऑप्शन नंबर 1 बोला था आपने, ओके ठीक है। समझ में आता है आपको सभी लोगों को? तो एक टाइप तो आपके पास ये बन सकता है परसेंटेज कॉम्पोजिशन के ऊपर। किसी को डाउट हो पूछ लो, फिर मैं आगे मूव कर रहा हूं। एक और स्टैंडर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन जो आपने कभी ना कभी कहीं ना कहीं देखा जरूर होगा, ये दोबारा देख लोगे। ये पहले भी नीट में पूछा जा चुका है, ना सिर्फ नीट में, जेई मेन में भी पूछा जा चुका है किसी न किसी फॉर्म में, और दोबारा भी आपसे पूछ सकता है। और ये स्टैंडर्ड होते हैं ऐसे क्वेश्चन। क्या है वो क्वेश्चन? क्वेश्चन कुछ ऐसा है। क्वेश्चन कहता है कि इंसुलिन कंटेन्स 3.2% सल्फर। तो जो इंसुलिन है उसमें 3.2% सल्फर। इस पे एक और क्वेश्चन करवाऊं अभिषेक? चलो तो ये बाद में करें फिर, ठीक है जी। एक और क्वेश्चन कर लो। लिखे द मॉलिक्यूलर वेट of an unknown compound is 690 if it contains 13% carbon by mass, then the number of carbon atoms in one molecule of it will be। बताओ भाई, इसके एक मॉलिक्यूल में कितने कार्बन एटम्स होंगे? बताओ। आंसर 7.4। टीना, एक मॉलिक्यूल में कभी भी 7.4 एटम्स नहीं हो सकते। अगर 7.4 आ रहा है तो हम आंसर देंगे 7। राउंड ऑफ करना होगा, क्योंकि एक एटम में या तो एक मॉलिक्यूल में तो एक एटम होगा, 2 या 3 या 4 या 5 या 6 या 7 या 8 या 9 या 10। इंटीजर नहीं हो सकता। तो अगर इंटीजर आ रहा है तो दैट मींस हमारे पास जो डेटा है उसमें गलती है, तो हम अप्रोक्सीमेट आंसर देंगे। तो अगर 7.4 आया है तो आप 7 लिखोगे, 7.6 आएगा तो आप आंसर 8 दोगे। ठीक है ना? वो अभी मैंने डेटा सेट नहीं किया, ऐसे रैंडमली कुछ भी दे दिया इसलिए। हाँ, तो 7 आंसर हो सकता है। तो सेम क्वेश्चन है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसमें 13% कार्बन है। तो क्वेश्चन के हिसाब से 13% कार्बन है। मेरे हिसाब से अगर उसमें x कार्बन एटम है तो x इंटू 12 अपॉन इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है 690। तो अब एक काम करो ना, इसको 13% की जगह, वैसे आंसर तो सेम ही आएगा, आप चाहो तो 12% कर लो, थोड़ा आसान आ जाएगा। इंटू 100, तो देखो 12 से गया 12, x की वैल्यू आ जाएगी 6.9, जो कि बता रहा होगा कि यहां पर 7 एटम्स हैं। तो एक मॉलिक्यूल में अप्रोक्सीमेटली ना, चेंज कर लो डेटा, मैंने डेटा सेट नहीं किया था, 13% की जगह 12% कर लो, तो एक मॉलिक्यूल में आपको 7 एटम्स मिलेंगे। इन क्वेश्चन की टेंशन मत लो, ये बहुत आएंगे और धीरे धीरे करते करते आप इनको यूं ही सॉल्व कर देगा ना, चुटकी बजा के आप इनको सॉल्व कर दिया करोगे। ठीक है, चलिए जी, बहुत ही बढ़िया। चलते हैं और आगे। अब सीखो आप ये वाला क्वेश्चन जो मैं आपसे कह रहा था कि इस क्वेश्चन की एक खास बात है, एक छोटी सी चीज पे आपको फोकस करना होता है कि इंसुलिन कंटेन्स 3.2% सल्फर। इंसुलिन जो है
उसमें 3.2% सल्फर होता है। कैलकुलेट मिनिमम मॉलिक्यूलर मास ऑफ इंसुलिन। आपको इंसुलिन का मिनिमम मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है। बताओ कैसे करेंगे? तो भाई बहुत सिंपल है। आप देखो, मेन चीज ये है, आपको मिनिमम मॉलिक्यूलर मास निकालना है। इसमें आपको इंसुलिन के फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, है ना। आपसे कह रहा है कि इंसुलिन में परसेंटेज ऑफ सल्फर जो है वो 3.2 है, और अब आपको इंसुलिन का मिनिमम मॉलिक्यूलर मास निकालना है। तो सब कुछ सल्फर पे डिपेंडेंट है ना, सब कुछ सल्फर पे डिपेंडेंट है। तो अगर आपको उसका मिनिमम चाहिए तो आप इमेजिन करके मुझे बताओ कि इंसुलिन में मिनिमम कितने सल्फर एटम्स होंगे। मिनिमम, ये कहने के लिए कि इंसुलिन में सल्फर है, बताओ उसमें मिनिमम कितने एटम्स होंगे, है ना। तो हम बोलेंगे यार देखो, अगर मुझे चाहिए कि इंसुलिन में सल्फर है तो उसमें से मरा सल्फर का एक एटम तो होगा ही होगा। तो मिनिमम के लिए आप एक एटम मानकर चलो। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, इसको छोड़ते हैं, मान लो एक स्पेस प्रोग्राम है जहां पर हम देख रहे हैं कि कहीं और ह्यूमन रहते हैं क्या। तो एक प्लेनेट मिला और लोगों ने कहा कि उस प्लेनेट पर ह्यूमन है। बताओ, ये कहने के लिए कि उस प्लेनेट पर ह्यूमन है, वहां पर मिनिमम कितना ह्यूमन होना चाहिए? एक। अरे एक आदमी तो होगा, आधा आदमी तो हो नहीं सकता। तो अगर एक आदमी भी उस प्लेनेट पर है तो आप बोलोगे कि वहां पर ह्यूमन रहते हैं। तो मिनिमम कितने ह्यूमन हो सकते हैं? एक। सेम चीज यहां पर आप ये कह रहे हो कि मुझे मिनिमम मॉलिक्यूलर मास ऑफ इंसुलिन बताओ। ये कहने के लिए कि इंसुलिन में सल्फर है, उसमें सल्फर का मरे से मरा एक एटम तो होना चाहिए। तो आप सल्फर का एक एटम मानकर चलोगे तो देखो सल्फर का मास हो गया 1 × 32 अपॉन कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास हो गया m × 100। तो देखो ये इसको 10 टाइम्स कैंसिल करेगा, इंसुलिन का मोलर मास आपको 1000 मिल जाएगा। तो एक बहुत स्टैंडर्ड कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन है। कभी मैं इंसुलिन की जगह कैफीन बोल दूंगा, कभी कॉर्टिसोल बोल दूंगा, कभी मैं कोई और हार्मोन बोल दूंगा, ऑक्सीटोसिन बोल दूंगा, कुछ भी बोल सकता हूं। पॉइंट सिर्फ इतना सा है कि वो जिस एलिमेंट का परसेंटेज दिया है और आपसे अगर मिनिमम मॉलिक्यूलर मास पूछा है तो मिनिमम के लिए आपको उस एलिमेंट का एटलीस्ट एक एटम मानकर चलना होगा। जैसे इसी क्वेश्चन को मैं चेंज कर दूं, मैं आपसे बोल दूं कि मेरे पास ऑक्सीटोसिन है और ऑक्सीटोसिन के अंदर मान लो नाइट्रोजन होता है, और जो नाइट्रोजन का परसेंटेज है वो मान लेता हूं मैं कुछ 56% है। तो बताओ ऑक्सीटोसिन का मिनिमम मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? तो फिर से अब वही कहानी है कि भाई अगर इसमें 56% नाइट्रोजन है तो मैं मान के चलूंगा कि इसमें एटलीस्ट एक नाइट्रोजन एटम तो है ही। तो एक नाइट्रोजन का मास हो गया 1 × 14 अपॉन इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास हो गया m × 100। तो आप देखो यहां से m के लिए आप निकाल सकते हो 1400/56। तो देखो 14 4 56 होता है और 100/4 कितना होता है? 25। तो इस कंपाउंड का मिनिमम मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? 25 होगा। स्टैंडर्ड है, कभी भी एक एलिमेंट का परसेंटेज दिया हो और उसमें मिनिमम पूछे तो आपको ये मानकर चलना है कि उसका मिनिमम एक एटम तो होगा ही होगा। बोलो समझ में आता है आप सभी लोगों को? ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं पे एंड कर रहे हैं, समय हो गया है। नेक्स्ट क्लास हम लोग यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में आपको एवरेज एटॉमिक मास और ये सब कैलकुलेट करना सिखाऊंगा और उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे।